हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लेयर। कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ जेट फाइटर्स एक मिशन पर होते हैं। अचानक से उन पर हमला होता है और एक जेट गिरने लगता है। पायलट्स किसी तरह पैराशूट से कूद जाते हैं और नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। हालांकि पैराशूट की वजह से जान तो बच जाती है, लेकिन जमीन पर उतरते ही उन पर अफगान लड़ाकों का हमला हो जाता है। इस झड़प में सभी सैनिक मारे जाते हैं। बस मलिक नाम का एक आतंकी बचता है और केट, जो कि उस जेट की पायलट थी। केट अब मदद की तलाश में निकलती है और थोड़ी दूर पर एक पुराना अंडरग्राउंड बंकर देखती है। दरवाजे पर कुछ रूसी भाषा में लिखा होता है, जिससे लगता है कि ये जगह काफी पुरानी और सीक्रेट है। वो वहाँ पर जाकर देखती है और इसी बीच मलिक कुछ और लोगों के साथ वहाँ पर भी पहुँच जाता है। मलिक केट के ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला करता है और धमाके में बंकर का दरवाजा टूट जाता है। केट फौरन बंकर की ओर भाग जाती है ताकि किसी तरह वो अपनी जान बचा सके। ये बंकर जमीन के काफी नीचे तक फैला हुआ होता है और केट सीढ़ियों से उतरती जाती है और मलिक के लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं। अब जैसे जैसे केट नीचे उतरती है, उसे एहसास होता है कि ये जगह बहुत समय से बंद पड़ी है। चारों तरफ धूल, टूटे फूटे सामान और गहराई में छिपा एक अजीब सा सन्नाटा। बंकर में अंधेरा होता है, इसलिए केट टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे जाने पर उसे कई एक्सपेरिमेंटल उपकरण और मरे हुए लोगों की लाशें दिखती है। एक कमरे में तो एक डॉक्टर की लाश तक मिलती है, जो काफी पुराने समय से वहीं पर पड़ी हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इंसान पर कोई भयानक प्रयोग किए गए हों। टेबल पर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कागज पड़े होते हैं और एक ऑर्डर लेटर भी, जिसे केट अपने पास रख लेती है। अब मलिक के लोग भी बंकर के अंदर घुस चुके होते हैं। उन्हें वहाँ लाइट का स्विच भी मिल जाता है और जैसे वो लाइट ऑन करते हैं, पूरे बंकर में रोशनी फैल जाती है और तभी नजर आता है असली खौफ। वहाँ बायो चेम्बर्स लगे होते हैं, जिनमें अजीब से जीव बंद होते हैं। इसी दौरान गोलियां चलती है और गलती से एक लीवर चेम्बर पर गोली लग जाती है, जिससे उसका कांच टूट जाता है और एक खतरनाक जीव बाहर आ गिरता है। पहले तो सबको लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो केट को ढूंढने लगते हैं। केट खुद को एक कोने में छिपा लेती है, लेकिन अब तक वो क्रिएचर धीरे धीरे होश में आ चुका होता है। जी हाँ, वो जिंदा था और शायद इसी बंकर में हुए किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। अब मलिक के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो एक एक करके उनके ऊपर हमला करने लगता है, और वो भी बेहद डरावने और हिंसक तरीके से। वो उन्हें नोच नोच कर मार डालता है और खा जाता है। दूसरी ओर केट भी कुछ दुश्मनों को मारकर बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी उसको रोकता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसको भी मार देता है और अब वो केट के पीछे पड़ जाता है। वो उस पर हमला करता है, जिससे केट को थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो जल्दी से बाहर आती है, एक गन उठाकर उस पर फायर करती है, जिससे वो अंदर गिर पड़ता है और केट जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। वो उसे चैन से लॉक कर देती है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। बाहर अभी भी एक आदमी बचा होता है, जिस शख्स ने केट को रोकने की कोशिश की थी। जैसे उसने उस डरावने क्रिएचर को देखा, वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर केट किसी तरह खुद को संभालती है और मदद की तलाश में आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद एक आर्मी टीम उसके पास पहुंचती है। असल में वो उसी को ढूंढ रहे होते हैं। टीम का एक अफसर बताता है कि उन्हें खबर मिली थी कि 2 फाइटर पायलट्स मिसिंग हैं, इसीलिए वो रेस्क्यू मिशन पर आए थे। इस पर केट बताती है कि उसका साथी पायलट उसको बचाते हुए मारा जा चुका है। इसके बाद वो लोग केट को अपने आर्मी बेस पर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर केट की मुलाकात होती है हक से, जो उसको भरोसा दिलाता है कि उसके परिवार को मैसेज भेज दिया गया है कि वो सुरक्षित है। अब केट मिलती है बेस की कमांडिंग ऑफिसर मेजर रॉय फिंच से। केट उसे बंकर के बारे में बताती है और उन सब खतरनाक चीजों का जिक्र करती है जो उसने वहाँ पर देखी। खास करके वो जीव जो इंसानों की तरह नहीं था, वो बहुत खतरनाक था, जिस पर फिंच उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। उसका मानना है कि केट पर कुछ लोगों ने हमला किया होगा और शायद उसी सदमे में उसने ऐसा महसूस किया। केट कहती है कि वो इंसान बिल्कुल नहीं था, मगर फिंच साफ कह देता है कि उसके सोल्जर्स की सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है और वो ऐसे सीक्रेट बंकर की बात नहीं मानते। फिंच ये भी कहता है कि उसकी जानकारी में उस इलाके में कोई भी रूसी बंकर नहीं है, जिससे ये बात और पक्की होती है कि जरूर ये कोई छुपा हुआ एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पर एक और बात उठती है, क्या ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जैसी कोई चीज हो सकती है? वेल, जो भी हो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक और अमानवीय रहा होगा। अब केट फिंच से कहती है कि अगर वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है
तो वो उसको घर भेज दे। लेकिन फिंच जवाब देता है कि घर भेजने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक उसको यहीं पर रहना होगा। अब केट ने जो कैमरा रिकॉर्डिंग्स बंकर से निकाली थी, फिंच उन्हें अपने पास रख लेती, जिससे केट थोड़ी परेशान हो जाती है। तब हक उसको समझाता है और उसे थोड़ा हौसला देता है। हक खुद अपनी बीती कहानी भी शेयर करता है। वो बताता है कि करीब 2 साल पहले वो एक जिम्मेदार कर्नल हुआ करता था। एक बार एक मिशन के दौरान उसे अपनी टीम के साथ पीछे हटने का ऑर्डर मिला था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। इसी दौरान उसकी टीम के 2 सोल्जर्स पीछे छूट गए और मारे गए। इसके बाद उसे प्रमोट तो किया गया, लेकिन सजा के तौर पर उसे इस बेस पर भेज दिया गया। यानी एक तरह से उसे साइडलाइन कर दिया गया था, ताकि वो सिर्फ ऐसे ही खतरनाक मामलों को हैंडल कर सके। उसे अपने सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी, जहां वो केट को ये भी बताता है कि उन मरे हुए 2 सोल्जर्स में से एक उसके बहुत करीब था। अब केट अपना बंधा हुआ हाथ चेक करवाने मेडिकल ऑफिसर मिल्स के पास जाती। तभी उन्हें पता चलता है कि पेट्रोलिंग टीम ने उस आदमी को भी पकड़ लिया है जो बंकर के बाहर केट को मिला था। वो भी अब बेस में कैद है। इसके बाद हक और जॉन एक साथ केट के पास आते हैं और वो उन्हें उस बंकर के बारे में डिटेल में बताने लगती है। इस पर हक सवाल उठाता है कि अगर वहाँ पर कुछ था तो वो सैटेलाइट इमेज में क्यों नहीं दिखाई दिया। केट जवाब देती है कि वो बंकर सालों से बंद पड़ा था और छुपा हुआ था। साथ ही वहाँ पर रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वो आदमी जिसका नाम कैडी होता है ट्रांसलेट करता है, जिसका मतलब होता है डू नॉट ओपन। कैडी को इंग्लिश और रूसी दोनों आती थी, इसीलिए वो इस मैसेज को साफ पढ़ सकता था। केट आगे बताती है कि वहाँ अंदर चेम्बर्स थे जिनमें कोई अजीब सी चीज बंद थी जिसने उनके ऊपर हमला किया, इसीलिए वो चीज इंसानी नहीं हो सकती है। इस बात से कबीर भी सहमत होता है, जो डरते हुए कहता है कि वो किसी इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब अगर जोन्स आपस में बात करते हैं कि अगर वो बंकर सच में सोवियत यूनियन का था तो वो कम से कम 30 साल या उससे भी पुराना होगा, और इतने सालों तक कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं फिंच को, जो अकेले अपने क्वार्टर में बैठा होता है और अपने 2 साल पुराने डिस्चार्ज ऑर्डर को देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर आज भी बहुत बुरा लगता है। दरअसल वो अब भी उस पुरानी बात को लेकर खुद को दोष देता है। इसके बाद फिंच कॉल करता है अपने पुराने कर्नल को और बंकर वाली बात बताता है जो कि केट ने उसको बताई थी। कर्नल उसको कहता है कि जो माइक्रो कैमरा केट लेकर आई थी उसको भेज, मगर फिंच इस बार साफ बोलता है कि कैमरा भेजने से पहले वो खुद जानना चाहता है कि आखिर उस बंकर में चल क्या रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। अब हम बंकर के अंदर देखते हैं, जहां पहले से बंद पड़े सभी क्रिएचर चेम्बर्स अब एक्टिव हो चुके थे और वो डरावने जीव एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। इधर केट हक और कबीर के साथ बात कर रही होती है। केट उससे पूछती है कि तुम आतंकवादी के साथ क्यों थे। इस पर कबीर जवाब देता है कि वो खुद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो सिर्फ एक ड्राइवर था। वो ये भी बताता है कि अगर वो उनके साथ नहीं जाता तो आतंकवादी उसके परिवार को मार डालते। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बाहर वही खतरनाक क्रीचर्स आर्मी बेस पर हमला बोल देते हैं। ठीक उसी वक्त फिंच को भी कर्नल से वही बात सुनने को मिलती है, जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। अब लग रहा था कि कोई बड़ा राज है जो सामने आने वाला है। ये क्रिएचर बेहद ताकतवर, तेज और खतरनाक होते हैं, जो एक एक करके सोल्जर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते और उन्हें बेरहमी से मार डालते। बाकी सोल्जर्स जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करते। अब एक क्रिएचर केट और कबीर के टेंट में घुस जाता है। वो केट पर झपटता है, जो अपने लंबे टेंटिकल से केट का गला घोटने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से अजीब टेंटिकल्स निकलते हैं जो केट को जकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी कबीर खुद को आजाद कर लेता है और गन से उस क्रिएचर के मुंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इसी दौरान एक क्रिएचर फिंच के ऊपर भी हमला करता है। वो उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन फिंच हार नहीं मानता है। वो बेसबॉल बैट उठाकर उसके सर पर कई बार वार करता है और उसको मार गिराता है। फिर हक और स्लिप्स वहां पर पहुंचते हैं और फिंच को संभालते हैं। इस हमले में कई सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं जिनके पास हथियार थे। उनकी भी गोलियां लगभग खत्म हो जाती है। जब वो एमओ के लिए एक कंटेनर खोलते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब समझ में आता है कि ये क्रिएचर्स कोई मॉडल्स या फिर बायो वेपन्स नहीं है, ये कुछ और ही है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर के बाद कुछ क्रिएचर्स फिर से हमला करते, लेकिन केट और बाकी बचे हुए लोग उनको मिलकर मार गिराते। अब जो भी सैनिक जिंदा बचे होते हैं वो कंटेनर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वहां फिंच भी होता है,
जिसकी हालत अब काफी गंभीर हो चुकी थी। बाहर वो देखते हैं कि कुछ जीव मरे हुए सैनिकों और अपने मरे हुए क्रीचर्स की लाशों को उठाकर ले जा रहे हैं, यानी जो जिंदा थे वो मरे हुए साथियों की बॉडीज को वापस अपने साथ खींच कर ले जा रहे थे। अब अंदर सभी लोग कबीर को लेकर चर्चा करने लगते हैं कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस पर केट कहती है कि उसे कबीर पर यकीन है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। हक भी उसकी बात से सहमत होता है। हक कबीर से पूछता है कि अगर उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता हो तो वो जरूर बताए, जिससे वो लोग प्लान कर सके। कबीर अब अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तभी से सोवियत यूनियन यानी कि रूस का उनकी धरती पर कब्जा था। एक बार आसमान से एक अजीब चीज, शायद कोई उल्कापिंड जमीन पर गिरा था। गांव के लोगों को लगा कि ये कोई पवित्र संकेत है, एक होली वॉर का संकेत। इसके बाद उन्होंने रूसियों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी। शुरुआत में रूस की ताकत भारी थी, लेकिन वक्त के साथ अफगानी सेना के पास बेहतर हथियार आने लगे और फिर वो लड़ाई जीतने लगी। सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग एक एक करके गायब होने लगे, कभी कोई औरत, कभी कोई आदमी, और कुछ की तो हालत ऐसी थी कि उनकी लाश भी पहचान में नहीं आती। सबको लगा कि ये किसी जानवर का काम है। कबीर बताता है कि उसके पिता कुछ लोगों को लेकर उस जानवर की तलाश में निकले थे, मगर तभी अचानक से रूस की सेना वहां से गायब हो गई बिना कोई जवाब दिए, और उसके पिता समेत 43 लोग कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह कंटेनर के अंदर से लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रात में मारे गए सारे सैनिक और क्रीचर्स की बॉडी को वो अजीब से जीव अपने साथ उठा कर ले गए हैं। फिर वो एक वैली यानी घाटी में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक मरे हुए क्रीचर की बॉडी मिलती है, जिसे शायद वो बाकी जीव अपने साथ ले जाना भूल गए थे। फिल उस बॉडी की जांच करना शुरू करता है। उसे देखकर पता चलता है कि इसके दांत किसी शार्क की तरह हैं और इसकी स्किन इतनी मजबूत है कि बुलेट का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। जब विल उसकी ऑटोप्सी करता है तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसके अंदर इंसानों जैसे अंग मौजूद थे, यानी ये कोई सामान्य एलियन नहीं बल्कि इंसान और एलियन का एक हाइब्रिड मॉडल है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उधर फिंच को होश आ चुका था। वो अब तक मिली सारी जानकारी बताता है। उसका कहना होता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को इस बंकर की जानकारी पहले से थी। रूसियों ने यहाँ पर कुछ छुपा कर रखा हुआ था, शायद वो यूएफओ जो 1979 में गिरा था। गांव वालों ने उसे ईश्वर का संकेत मान लिया था, लेकिन असल में वो एक एलियन शिप थी। रूसी वैज्ञानिकों ने उस एलियन के डीएनए को इंसानों के साथ मिलाकर हाइब्रिड बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और उसी वजह से ये खतरनाक जीव पैदा हुए। असल में रूस की इस देश में दखल अंदाजी सिर्फ इस रहस्य को छुपाने के लिए थी। फिंच बताता है कि ये सारे क्रिएचर यहाँ किसी मिशन पर आए थे, हमारी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए। लेकिन तभी वो क्रिएचर जिसके विल ने ऑटोप्सी की थी अचानक फिर से जिंदा हो जाता है और सबके ऊपर हमला कर देता है। और अब फिंच बिना वक्त गवाए एक ग्रेनेड लेकर उस क्रिएचर की ओर दौड़ता है और खुद को उसके साथ उड़ा लेता है। इस ब्लास्ट में फिंच और वो क्रिएचर दोनों मारे जाते हैं। हक इस घटना से टूट जाता है क्योंकि फिंच अब उसका दोस्त बन चुका था। इसके बाद हक कबीर को रिहा कर देता है और कहता है कि वो घर जा सकता है, मगर कबीर मदद करने को तैयार था। केट बताती है कि जब उसे क्रिएचर ने पकड़ा था तब उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके दिमाग में झांक रहा हो, उसकी सोच पढ़ रहा हो। इसीलिए उसे पता है कि क्रिएचर्स का असली ठिकाना कहाँ पर है। अब टीम प्लान बनाती है कि बंकर को ही उड़ा देना चाहिए। बॉम्ब लगाने की तैयारी करते हुए केट और कबीर आपस में बातें करते हैं। कबीर बताता है कि वो जो गन साफ कर रहा है वो उसके पापा की थी। केट भी कहती है कि उसका एक बेटा है और उसका पति 1 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया था। अब ये लोग बंकर पहुंचते हैं और अंदर बम फिट करते हैं, मगर तब ये क्रिएचर हक को खींचकर अंदर ले जाता है। केट को हक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि सभी लोग निकल जाओ, मगर केट कहती है कि वो उसको छोड़कर वापस नहीं जाएगी और सब लोग उसके साथ अंदर जाने का फैसला करते हैं। लिफ्ट के बाहर वेल्स होता है जो ऊपर खींचने की जिम्मेदारी लेता है। तभी उसे रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि 20 मिनट के अंदर इस पूरे सेक्टर को उड़ा दिया जाएगा। वो तुरंत ही जानकारी केट और टीम को देता है। नीचे हक की आंख खुलती है और वो खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ ढेरों मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी पड़ी थी। एक क्रिएचर उसके ऊपर हमला करता है, मगर हक खुद को बचाते हुए उसकी टांग काटता है और उसके सर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। अब केट और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बड़ा सा चेंबर मिलता है जिसे ऑन करने पर उनके होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि उसके अंदर एक असली जिंदा एलियन होता है और यही वो एलियन था जो 1979 में क्रैश हुआ था, जिसका डीएनए प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इतने में और भी कई सारे क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। टीम जैसे तैसे बचने की कोशिश करती है। जोन्स जो मेन डोर पर था उसको बंद रखने के लिए क्रिएचर से भिड़ जाता है ताकि बाकी लोग भाग सके। एक सोल्जर पीछे छूट जाती है जिसे लाने हक लौटता है, लेकिन दोनों पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। जोन्स आखिरी बार एक बॉम्ब लेकर अंदर कूदता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। धमाके में कई सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। केट, कबीर और एक सोल्जर लिफ्ट में चढ़ते हैं जो वेल्स को ऊपर खींचने को कहते हैं, मगर वेल्स पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। वो जैसे तैसे उनको मारकर रस्सी खींचने की कोशिश करता है, मगर तब तक लिफ्ट का मैकेनिज्म खराब हो चुका होता है। लिफ्ट ऊपर नहीं जाती बल्कि उल्टा गिरने लगती है। क्रीचर भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक सोल्जर मारा जाता है और यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, वो भी कबीर को। वो देखता है कि एक क्रिएचर उसका ही पिता है, वो जो गांव से गायब हो गया था। अब लिफ्ट ऊपर से गिरने लगती है। कबीर केट को बाहर धक्का देकर बचा लेता है, मगर खुद मारा जाता है। नीचे गिरते ही ब्लास्ट होता है और बाकी बचे क्रिएचर भी खत्म हो जाते हैं। वेल्स जो ब्लास्ट से बच गया था वो केट को बचाता है और ऊपर ले जाने की तैयारी करता है। उधर कुछ बचे हुए आतंकवादी केट को मारने की कोशिश करते हैं, बट तभी हक और बाकी बचे लोग आकर उनको मार देते हैं और केट को बचा लेते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया धमाका शुरू हो चुका था और बंकर समेत पूरा इलाका तबाह हो जाता है, जिसके पीछे यही मंशा थी कि ये राज हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाए। आखिरकार सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं और सिर्फ केट, हक और वेल्स जिंदा बचते हैं, जो इस मौत की घाटी से किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी द लेयर की पूरी कहानी। थ्रिल, हॉरर और साइंस एक्सपेरिमेंट से भरी हुई। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का कौन सा मोमेंट सबसे शॉकिंग लगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और थ्रिलर मूवी या फिर साइंस फिक्शन मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो उसका सजेशन भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, लेकिन तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।